नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भारत में किसी भी राज्य में रहते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर या फिर कोई भी ऐसा राज्य है जो भारत के अंदर है, भारत कंट्री, भारत जैसे देश के अंदर राज्य में कोई भी जैसा राज्य जो भारत में आता है और आप अगर उस राज्य में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, आप सभी के लिए काफ़ी खास होगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से 3 अलग तरह के पोस्ट पर टोटल 111 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जॉब निकाली गई हैं, गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी जॉब निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी एक अमेजिंग सा पोस्ट है, बहुत ही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक लॉ ऑफिसर का पोस्ट है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट है। कुल मिलाकर 3 तरह के पोस्ट है दोस्तों, और पूरे राज्य भर के अंदर इसमें आपको इतने 111 लोगों को लिया जाएगा इस वैकेंसी पर। तो मैं आपको इसके बारे में आपको बता देता हूं। आप इसको किसी भी राज्य से देख रहे हो दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। आपका सिर्फ भारतीय नागरिक होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हैं, वो उसका कोई मतलब इसमें है नहीं। लेकिन ये जो जॉब है राजस्थान राज्य में रहेगी, तो पूरा इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक एक वीडियो, इस वीडियो में जो एक एक बात रहेगी इस पूरी वीडियो में, उसको ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब होगी और इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, क्या काम कराया जाएगा, कैसे अप्लाई करा जाएगा, फॉर्म का फीस कितना लिया जा रहा है, उसके अलावा क्या क्या फ़ायदे दिए जाएंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या कोई एग्ज़ाम लेंगे तो एग्ज़ाम का सिलेबस और सब कुछ जान लेंगे हम इस वीडियो में, इस जॉब के बारे में। तो आप अगर इसको एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको इस जॉब के बारे में समझ आ जाएगा। और अगर इस वीडियो को आप तब देख रहे हैं जबकि इसकी डेट निकल चुकी है, यानी कि अब ये आप उसके बाद कभी देख रहे हैं, तो उनको भी ये बताना चाहूँगा कि ये जो जॉब है, ये ऐसी जॉब नहीं है कि एक ही बार हो रही है। जैसे आपको पता है, हर साल हर तरह तरह के पोस्टर पर रिक्रूटमेंट होता है। सेम उसी तरीके से इस पोस्ट पर भी आगे जब रिक्रूटमेंट होगा तो सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा ऑलमोस्ट उस पोस्ट के लिए। तो हम इसको जान लेते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की, यहाँ पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अलग वेबसाइट बनाया गया है, जो कि पूरे राज्य भर में पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। ऐसा बोर्ड बनाया गया जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड काम करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल कैसा किया जाए उससे रिलेटेड काम करता है। उसके बिहाफ पर वो रिक्रूटमेंट कराता है उन ऐसे ऑफिसर्स की जो कि इससे रिलेटेड काम कर सके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट में थोड़ा नीचे आते हैं तो रिक्रूटमेंट में आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जो लॉ ऑफिसर, जो कि LO सेकंड कहा जाएगा, सेकंड स्केल की होगी। उसके अलावा JSO, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उसके अलावा जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर, JEE। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, और ये राजस्थान राज्य में रहेंगी। लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट किसी भी राज्य से जॉब को अप्लाई कर सकेगा। हम इसके बारे में नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन ये आपका 5 अक्टूबर को आया है, और इसमें बोला क्या गया है हमें चाहिए। आप देखिए, हम हिंदी में डिस्कस करेंगे पूरा नोटिफिकेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन करा गया है। अगर आप देखेंगे तो विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर को विधि अधिकारी बोला जाता है। द्वितीय कनिष्ठ यानी कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, संयुक्त भर्ती, सीधी भर्ती कराई जा रही है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार, यहाँ पर एक आपका 1993 यानी कि 1993 के अंदर एक रूल था, उसको आप रीड कर लेना। उस रूल के हिसाब से ही ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो लोगों को अगर ऐसा भी लगता है भाई ये कौन है जो हमारे को रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, तो वो इस रूल को रीड करें, उससे उन्हें पता लगेगा कि ये किस बेस पर, इनके पास ऐसे क्या अधिकार है जिनके हिसाब से ये लोग रिक्रूटमेंट करा पाते हैं। तो वो यहाँ से आप देख लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने होंगे इसके, और पदों की संख्या आपकी चेंज हो सकती है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे 111 यानी कि आपका 111 वैकेंसियाँ टोटल दिखाई जा रही हैं। उसमें भी आपको कहा जा रहा है कि ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। अगर बोर्ड को, ये जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसको आगे चल के ज़रूरत लगती है और लोगों की, तो इसको वो बदल सकते हैं, इन वैकेंसियों को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद है यहाँ पर बोला गया है पदों की संख्या, और उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी वाइज में आपको बता दूंगा कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी जैसे कि आपकी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और ये सारी कैटेगरियों का मैं आपको बता दूंगा। पद का नाम जैसे आप देखते हैं LO यानी विधि अधिकारी, ये सेकंड वाले में। इसमें आप देखेंगे तो गैर अनुसूचित यानी कि गैर अनुसूचित
क्षेत्र जो आपके रहेंगे उसमें 2 वैकेंसी रहेंगी विद इसकी आपकी LO की, लॉ ऑफिसर की। अनुसूचित क्षेत्र में एक भी वैकेंसी नहीं है इस पोस्ट पे। कुल टोटल 2 वैकेंसियां हैं इसके लिए। अगर आप बात करें JSO की, तो JSO की 59 वैकेंसियां हैं और अनुसूचित क्षेत्र में एक भी नहीं है। सेम अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ कनिष्ठ यानी कि JSO की वैकेंसी नहीं है, बल्कि JEE की वैकेंसी है, वो भी 3 वैकेंसियां हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। जो भी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में है, आप अपने लिस्ट में चेक करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र जो भी राजस्थान के आ रहे हैं उसके अंदर 3 वैकेंसियां टोटल रहेंगी। तो अगर आप उन क्षेत्रों में रहते हैं तो आपके लिए टोटल 3 वैकेंसी हैं सिर्फ, वो भी एक ही पोस्ट के लिए, JEE के लिए। बाकी जो राजस्थान की जगहें बच गई उसमें आप देख सकते हैं बाकी वैकेंसियां सारी उनको जाएंगी। अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जो LO यानी कि लॉ ऑफिसर की जो 2 वैकेंसियां हैं वो दोनों की दोनों सामान्य वर्ग से भरी जाएंगी, किसी SC ST OBC से नहीं भरी जा रही है, किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं भरी जाएंगी। अगर कोई JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उनको अपनी कैटेगरी वाइज दिख जाएगा कि वो SC के लिए उनकी 7 वैकेंसियाँ, उसमें से भी उस 7 में से 2 वैकेंसी उनकी SC की महिलाओं को चली जाएंगी। सेम आप 5 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति को जाएंगी, उसमें से 2 महिलाओं को जाएंगी। और उसके बाद BC यानी बैकवर्ड कास्ट में 9 वैकेंसी, उसमें से 2 महिलाओं की, 1 विधवा को जाएगी जो विडो होंगी यानी विधवा होंगी। उसके अलावा MB यानी कि आपका MBC की कैटेगरी में 2 वैकेंसी जाएंगी। और इसके अलावा आपका इसको बोलते हैं अति यानी कि मोर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, इसको आपकी 2 वैकेंसी हो जाएंगी। और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसियां हैं, उसमें से 1 महिलाओं को जा रही है। तो अगर आप जानना चाहें तो आप इस तरीके से अपनी पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 2 वैकेंसियां हैं जो कि आपकी JSO के अंदर आएंगे। और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसियां हैं JSO के लिए। JEE के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए यानी आर्म्ड या नेवी या आर्मी जैसे फोर्सेस में काम कर चुके लोग भी अप्लाई कर सकेंगे इसमें, उनके लिए भी है। स्पोर्ट कोटे में सिर्फ 1 वैकेंसी है जो कि JEE के लिए रहेगी, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। अब एब्रीविएशन जो यूज करी गई है, जनरल को GEN बोला गया है, SC मतलब स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति को ST बोला गया है, BC मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस है, MBC मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इसके अलावा अनुसूचित जो क्षेत्र रहेंगे आपके राजस्थान के, उसके अंदर अगर बताऊं जैसे कि आपका बांसवाड़ा भी आपका अनुसूचित क्षेत्र में आता है। तो पद का नाम बताऊं तो JEE जो वैकेंसी है बांसवाड़ा में भरी जा रही है। तो बांसवाड़ा जगह आपके राजस्थान में, इस जगह से जो भी कैंडिडेट रहते हो इस जगह में, वो लोगों के लिए टोटल 3 वैकेंसियां कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई हैं। अब नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको जो कैंडिडेट चाहे रीड कर सकता है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसी को रीड किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं क्योंकि। अब इसके आगे आ जाता है यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स। लॉ ऑफिसर में अगर आप देखेंगे तो मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट, एक कैंडिडेट का लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी कि आप देखते हैं LLB करा हुआ कैंडिडेट रहेगा या फिर BLLB, मतलब कि आपका जो लॉ का होता है कोर्स वो जिस भी कैंडिडेट ने कर रखा होगा वो इसमें अप्लाई कर सकेगा। यानी कि लॉ ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर पाएगा इसमें। इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से कराओ दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम 3 साल का कोर्स होना चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यानी कि JSO की पोस्ट के लिए बोला गया है कि आपका फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन आपका 60 या 70% होते हैं। अगर आप 70 प्लस ला रहे हैं तो घबराना मत, 60 से ऊपर ला रहे हैं तो आप अपना परसेंटेज चेक करना। ग्रेड सिस्टम में अगर आपको वापस फर्स्ट डिवीजन दिया गया है तो आप अगर फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, आप अगर MSc या MS जैसे डिग्रीज में पास है, यानी मास्टर ऑफ साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर पास हैं, इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर या सॉयल साइंस या एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, आफ्टर आपने BSc भी करा हुआ होगा क्योंकि BSc के बाद ही MSc करते हैं। इस हिसाब से आप देख लेंगे ये पूरा, और ये सब आपका होना चाहिए। यानी कि आप अगर MSc पास हैं केमिस्ट्री या सॉयल साइंस के अंदर या ये सब्जेक्ट जो दिए गए हैं सब्जेक्ट इनके अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। JEE की पोस्ट के लिए MTech या ME डिग्री मांगी जाएगी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जो कि BE BTech करे होने के बाद होनी चाहिए। BE BTech आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिकल में हो, सिविल में हो, माइनिंग में हो, एनवायरमेंटल में हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में, तो आप ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी इस जॉब के लिए। लेकिन मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करा हुआ जरूरी रहेगा या फिर ME करा हुआ जरूरी रहेगा। और ये भी आपका फर्स्ट क्लास से BTech पास होना चाहिए इसके अंदर, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है।
फर्स्ट डिवीजन जैसे आप बोला गया था कि यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, फर्स्ट डिवीजन 60% को माना जाता है, तो 60% फर्स्ट डिवीजन रहेगा। सैलरी की बात बता देता हूँ। सैलरी अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पर लॉ ऑफिसर की 12 लेवल स्केल के बेस पर सैलरी रहेगी, यानी उनकी 60,000 लगभग सैलरी रहेगी। कंफर्म्ड है 60,000 रुपये महीने रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर मैंने इसको देखा तो इसमें पता लगा। सेम कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी में आपका देखा तो वहाँ पर भी सेम यही सैलरी रहेगी, यानी कि आपकी JSO। उसके बाद आपका JEE के लिए आपकी 10 लेवल रखा गया है, मैट्रिक्स लेवल, यानी कि आपका 10 में हो जाएगा ये 55,000, इतना आपको पर मंथ दिया जाएगा। ये फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है, मतलब इतना आपको कंफर्म मिल रहा होगा, ये फिक्स्ड है आपका। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, उसको मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोबेशन पीरियड जो होता है, जॉब लगते ही बहुत लोगों के जहाँ पे बहुत ऐसे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं जो प्रोबेशन पीरियड रखते हैं। यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे आपको और अलग से कोई भत्ता दिया जाएगा तो उनको दिया जाएगा जो राजस्थान में पहले से ही किसी ना किसी और डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर अलग से फायदे मिलेंगे सैलरी के अलावा। आयु सीमा की बात करूँ तो 18 से लेकर 40 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 1 जनवरी 2024 को जिसकी 18 साल हो रही है, यानी कि वो कैंडिडेट जो अभी 18 साल के हुए भी नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये देखकर कि वो 1 जनवरी से पहले 18 के हो जाए। अगर 1 जनवरी के बाद 18 के हो रहे हैं तो अगर आपको पहले ही ये बात पता है तो आप इस फॉर्म को मत भरना। सेम 40, जिनकी 40 साल की अभी नीचे की एज है, जिनकी 40 ईयर कंप्लीट होगी 1 जनवरी 2024 के बाद, तो वो फॉर्म भर सकेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर है, अब इसके बाद है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझते हैं क्या मांगी जा रही है जॉब के लिए। तो सबसे पहले इसमें बोला गया अलग अलग पोस्टों के अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको बता दिया है। आपने जैसा भी देखा होगा मैंने क्या बताया, किसी के लिए आपकी एमटेक पास चाहिए, किसी के लिए एमएससी पास चाहिए, किसी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है लॉ के फील्ड में, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इंडिया से कहीं से भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा इस जॉब पर। साथ में जो नेपाल के लोग होंगे, प्रजाजन मतलब होता है कि वो प्रजा वहाँ की हैं लेकिन अब वो यहाँ रह रहे हैं भारत में परमानेंटली, तो वो नेपाल के जो लोग जो परमानेंटली भारत में आ गए हैं तो वो एक्चुअल में अब भारत के परमानेंट नागरिक हो गए हैं एक तरीके से, क्योंकि वो अब भारत में रह रहे हैं परमानेंटली, तो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तिब्बती शहरों वाले लोग भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें। साथ में पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और संयुक्त तंजानिया और गणराज्य पूर्व का तंजानिया, और उसके अलावा जंजीबार, जाम्बिया और मालाबार, जैर तथा इथोपिया, ये सारी जगहों से जो भी लोग अब इंडिया में रह रहे हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं सबको बता रहा हूँ क्योंकि अगर इसका मतलब कुल मिला के कह सकते हैं ये जॉब जो एक तरीके से वर्ल्ड के लिए हो गई है, मोस्टली इन कंट्रियों के लिए जो लोग इन कंट्रियों से भी अब भारत में परमानेंटली रह रहे हैं। अन्य देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आए व्यक्ति की प्राप्तता की शर्तें क्या रहेंगी वो आप यहाँ से रीड करेंगे। इन नियमों में से किसी बात के होते हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस, आप देखिए आप नेशनैलिटी वाइज तो चलिए आप मान लीजिए दूसरे कंट्री से इंडिया में रह रहे हैं परमानेंटली, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बोला गया एज लिमिट हो गई, फॉर्म की फीस आपको भरनी होगी, क्वालिफिकेशन सारी वो भी आपको एक्वायर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि आप उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इसीलिए अप्लाई उसी के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे को इतना लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि दूसरे कंट्री से सिर्फ इस कंट्री में आके एक वहाँ पर एक राष्ट्रीयता ले लेना, बल्कि बाकी क्वालिफिकेशंस, बाकी एलिजिबिलिटी को भी फुलफिल करना जरूरी रहेगा सेकंड या फिर अदर कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो अब भारत में परमानेंटली सेटल्ड है। अब इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे छूट बता दूं, यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट्स रहेंगे जो SC/ST कैटेगरी से या फिर डिसेबिलिटी SC/ST कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं राजस्थान राज्य में, उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर्म में। वुमेन कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं उनको भी 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अपने
अपर एज में। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट जो SC ST या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी में राजस्थान राज्य में है तो उनको 10 साल मिल जाएंगे। अब दूसरे राज्य के जो भी कैंडिडेट होंगे वो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में भले ही आते हो, लेकिन वो उनकी जो रिजर्वेशन होगी वो उनको सेम स्टेट में मिल पाएगी या फिर उनको जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में मिल पाएगी। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है तो उनको एक जनरल कैटेगरी वाला माना जाएगा। नो इसमें अपर एज लिमिट जो भी विधवा हैं और जो भी तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी अपर एज नहीं रखी गई। वो मतलब अपना 60, 70, 75, 80 जितनी एज भी जा रही हो फॉर्म भर सकती हैं। यानी कि यहाँ पर 80, 90 जितनी भी एज आप इनकी होगी वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक मेरे को अच्छा पॉइंट लगा है कि इसमें इन दोनों तरह के कैटेगरी वाली वुमेन्स के लिए कोई भी अपर एज नहीं रखी गई। बाकी आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है और एनसीसी जो भी आपके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे उनके लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं फ़ायदे। तो ये सारे पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद नोट में कुछ पॉइंट हैं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका और ये आपको इसके आपको मॉनिटर या फिर डिवाइस पर एक एग्जाम कराया जाएगा ऑनलाइन। परीक्षा स्थान बता देता हूँ, परीक्षा स्थान व तिथि आपको बता दी जाएगी। अभी कुछ बताया नहीं गया राजस्थान बोर्ड की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट के पॉल्यूशन बोर्ड से कुछ भी ऐसा भी नहीं बताया है कि एग्जाम कहाँ होगा। सिर्फ इतना बोला है कि आपको जल्दी बताया जाएगा कि इस एग्जाम के सेंटर्स कहाँ रहेंगे, लेकिन ये बताया गया कि ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। साथ ही इन्होंने बोला है कि आप 18 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे इस जॉब का। चाहे आवेदन प्रक्रिया आपको मैंने बता ही दिया है। आवेदन प्रक्रिया आप क्या रहेगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए जो लिंक प्रोवाइडेड रहेगा वीडियो के नीचे जब भी एप्लीकेबल रहेगा, उसके बाद उस लिंक पे आपको जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर अपने पास रखिए, अपना फ़ोन मोबाइल को, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत रहेगी। आपको अपना नाम, जेंडर, एज और कुछ कॉमन सी डिटेल अपनी डालनी होंगी। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद आप फॉर्म भरने जब जाएंगे अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे कि आप लॉ ऑफिसर पे अप्लाई कर रहे हैं, JSO पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर JEE पे अप्लाई कर रहे हैं। जिस पे भी अप्लाई करेंगे उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके हिसाब से आप अपनी मार्कशीट्स को अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट्स को अपलोड करेंगे, फोटो, साइन, थंब इम्प्रेशन जैसी चीज़ों को अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये सब अपलोड होने के बाद उसको सबमिट करने के बाद फीस पे करेंगे। जैसे ही आप फीस पे कर लेंगे उसके बाद सबमिट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर रहेगा। इस पैराग्राफ को पूरा अगर कोई चाह रहा है तो वो भी इस चीज़ को पढ़ सकता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल दे दिया गया है कि फॉर्म की कोई फीस नहीं है, इसमें इस जॉब के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, फॉर्म निःशुल्क है, फ्री में, मुफ्त में भरिए इस फॉर्म को, ये यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम हम सिलेबस और समझ लेते हैं क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। लॉ ऑफिसर के लिए आपका जो होगा, आपका पार्ट अलग अलग पार्ट वाइज आएगा जो एग्जाम। उसके अंदर पहले पार्ट में आपका एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं आपके रूल्स में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन और 1974 का एक्ट आपको पढ़ना है। एयर, हवा को कैसे बचा सके, कंट्रोल कर सके पोल्यूशन को, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। आप देखिए पोल्यूशन बोर्ड है तो वो इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा, उसी की वैकेंसी से रिलेटेड। ऐसा तो है नहीं कि आपके पोल्यूशन बोर्ड में जॉब ले रहे हैं और वो जो है UPSC के सवाल पूछने लग रहे हैं, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि हर पोस्ट में, हर एक डिपार्टमेंट में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से ही सिलेबस पूछा जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अनरिलीवेंट पूछ लिया जाए आपसे। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, उसको पढ़ लेना। रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉम्बैटिंग पोल्यूशन और सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब आप देखेंगे। रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल क्या है वो आप देख लेंगे, ये सारा आपको देखना है। अब ये रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपको बोला गया है, ये ऐसा नहीं बोला किसी भी स्टेट पे फोकस कर रहे हैं, पूरे इंडिया के रिगार्डिंग आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ पे। उसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म और उसके अलावा ट्रेडिशनल, कॉमन एंड क्रिमिनल लॉ रेमेडीज अवेलेबल टू द सिटीजन्स फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, लीगल एंड सोशल चैलेंजेस टू द रेगुलेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स हैं। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज रहेगा जिसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस
लिटरेचर, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर जैसी चीज़ें रहेंगी। एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करूं तो देयर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग, एक पेपर रहेगा, 2 पार्ट में बताया गया है, दोनों का सिलेबस मैंने आपको क्लियर करा है। ये आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके टोटल 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, यानी 75 क्रॉस 3, ये आपका 225 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर। 60 क्वेश्चन आपके पार्ट ए से आएंगे, पार्ट बी से 15 आएंगे। अगर आपको फोकस करना है तो पार्ट ए को पूरा फोकस कर लेना, पूरा पार्ट ए को अच्छे से कर लेना, क्योंकि पार्ट बी में तो मेनली जनरल नॉलेज है, वो तो एक तरीके से कॉमनली अगर आप आजकल आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर 90 मिनट का एग्जाम होगा और 1 नंबर काट लिया जाएगा गलत आंसर देने पर। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 40% मार्क्स लाएगा इसके अंदर वो पास हो जाएगा। 40% मार्क्स आपको लाने इस एग्जाम में, जो ले आता है वो पास हो जाएगा। यानी आप देखेंगे तो 225 है, यानी 22.5 एंड 22.5, यानी आपका ये हो जाएगा, यानी आप जो भी 90 नंबर ले आते हैं 22.5 यानी कि 45 एंड प्लस 45, यानी कि जो भी कैंडिडेट 90 मार्क्स ला रहे हैं वो लोग कंफर्म पास माने जाएंगे, 90 प्लस वाले कैंडिडेट। इसके अलावा है यहाँ पे जेएसओ की पोस्ट के लिए सिलेबस दिया गया है, जिसमें एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज पे बात करी गई है, जिसमें दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चंस ऑन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट पे जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेसेस और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का पढ़ लेना इससे रिलेटेड। ये एक्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्ट से डायरेक्ट बातें पूछ ली जाती हैं, सीधा सीधा उठा के कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है चेंज, थोड़ा बहुत उसको घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ जरूर आएंगी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का आएगा, यानी कब काफ़ी पुराना हो जाएगा ये। उसके अलावा वाटर वेस्ट वाटर, उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एनालिसिस आना चाहिए, उसके अंदर सब टॉपिक दिए गए हैं, सेवेज से रिलेटेड है, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन है, ये सब आपका रहेगा। पार्ट बी में आप देख सकते हैं, तो ये सारा जो आपका है ये हम बात कर रहे हैं जेएसओ की पोस्ट के लिए। इनके भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, इनकी भी सेम मार्किंग स्कीम रहेगी। जेईई की पोस्ट के लिए भी अलग सिलेबस दिया गया है और इसका भी आप पूरा यहाँ से देखेंगे, इसमें भी मार्किंग स्कीम सेम है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, समय मिलता है तो आप इन इंपॉर्टेंट बातों को थोड़ा रीड करें, इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन ही होते हैं, और नहीं आप देख पाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी जो बताया उसको आप फॉलो कर लेना। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, लिंक आपका 18 अक्टूबर को एक्टिव होगा, तब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी इस जॉब से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर आप बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए रहेगी। अब जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, कोई भी चीज़ का हो सकता है। जैसे कि आप अगर सीटेट के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, किसी एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ हो आप इसमें ज़रूर बताएं, जल्द से जल्द उसको जो है सॉल्व करा जाएगा। क्योंकि अभी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जिसको आप मेन देखें तो इसमें आपकी 111 वैकेंसियाँ हैं, ऑल इंडिया जॉब इसमें रहेगी। लेकिन अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो राजस्थान राज्य में रहेगी, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। अप्लाई आप किसी भी राज्य से कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, इसी आखिरी कुछ शब्दों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।